आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं आपके साथ आरजी ज्ञान पर एक नई चर्चा करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, पिछले कुछ दिनों में एक सम्मेलन की बड़ी चर्चा रही। ये सम्मेलन था ब्रिक्स का सम्मेलन। इस ब्रिक्स सम्मेलन के रिगार्डिंग मोदी जी की वहां पर यात्रा रही हो, मोदी जी की शी जिनपिंग से मुलाकात रही हो, और उनकी मुलाकात से पहले गलवान घाटी का विवाद सुलझाने का एक एग्रीमेंट रहा हो, या उसके बाद चर्चा बहुत ज्यादा इस बात की रही कि पुतिन इस ब्रिक्स के माध्यम से कितने कामयाब हुए, ब्रिक्स के माध्यम से पुतिन ने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया, खासकर उन देशों को जिन देशों ने पुतिन को एक खराब आदमी बताया, रशिया पर सैंक्शन लगाए और एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की कि वेस्ट के सारे कंट्रीज एक तरफ है, रशिया जो है वो अलग तरफ है। क्या रशिया वेस्ट कंट्रीज के खिलाफ या G7 देशों के खिलाफ, क्योंकि पहले तो G7 देशों का मेंबर रशिया भी था, अब नहीं है, क्या उनके खिलाफ एक नया कुनबा खड़ा करने में रूस जो है एकदम कामयाब हो गया है? इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा रही। बीच बीच में एक देश का और जिक्र भी आया, पाकिस्तान का आया, तुर्की का आया कि ये ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं तो क्यों होना चाहते हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हो पाए हैं, भारत की इसमें क्या भूमिका रही और ब्रिक्स के इस सम्मेलन से भारत को क्या हासिल हुआ। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, आप उस समय की कुछ तस्वीरों को देखिए। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोदी जी कजान पहुंचे, बहुत शानदार उनका स्वागत हुआ, म्यूजिक कंसर्ट्स हुए, डिनर हुआ, मुलाकात हुई, सब चीजें। मोदी जी जिस सम्मान के हकदार पूरी विश्व बिरादरी में हैं, उनको वो सम्मान वहां पर दिया भी गया, क्योंकि आज की तारीख में पूरी दुनिया मोदी जी और भारत की तरफ है ना, मैं बल्कि भारत की तरफ एक विश्व गुरु की तरह देख रही है। और पूरी दुनिया जिस तरीके के पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल चेंज जो हो रहे हैं उसमें गुजर रही है, तो उसमें भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि इस ब्रिक्स में भारत कितना कामयाब हुआ। सबसे पहले इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ब्रिक्स है क्या, क्या है ब्रिक्स और कितना ताकतवर ये समूह है, और ये समूह आने वाले समय में क्या एक जो समूह है G7 जो पूरी दुनिया की टॉप डेवलप्ड जो इकोनॉमीज हैं उनका ग्रुप है, उनके मुकाबले कहां खड़ा है, क्या उनको चैलेंज कर पाएगा या चैलेंज कर रहा है, या भविष्य में इनसे भी आगे निकल जाएगा, तो उसकी क्या संभावनाएं हैं। आज के इस सेशन में बने रहिए मेरे साथ। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको आज इस सेशन में मैं देने वाला हूं। और आखिर में बात करूंगा कि जब कजान का ये सम्मेलन खत्म हुआ तो वहां पर जैसे कि एक डिक्लेरेशन जारी होता है, तो कजान डिक्लेरेशन जो कजान घोषणा पत्र है उसमें क्या क्या मुख्य बातें निकल कर आई, एक एक बिंदु पर बिंदुवार हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसका पूरी विश्व बिरादरी में क्या मायने उस घोषणा के निकल कर आते हैं। तो मेरे पीछे कुछ आप तस्वीरें देख सकते हो, ये तस्वीरें उस झलक की हैं, ब्रिक्स के उस सम्मेलन की हैं जो 2024 में रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया। मेरे प्यारे साथी, जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो ये सब ब्रिक्स देशों के जो हैं सदस्य मेंबर हैं जो परमानेंट है, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2024 तक आने वाले समय में ये कुनबा बढ़ने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप देखिए कि ब्रिक्स है क्या। गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने एक शब्द दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया की कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने ब्रिक्स शब्द दिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, कि ये इकोनॉमीज आने वाले समय में बहुत शानदार तरीके से बढ़ेंगी। मेरी इस बात को याद रखना कि द टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ग्रोइंग है ना, कि जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उनका एक ग्रुप है ब्रिक। इसी बात को लेकर सबसे पहले मीटिंग 2006 में हुई। ये मीटिंग विदेश मंत्रियों की थी। ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री एक साथ मिले। 2009 में रूस में चारों देशों का पहला एक सम्मेलन बुलाया गया। 2006 में इसकी रूपरेखा तैयार हुई कि भाई हाँ, जो जिम ओ'नील ने कहा है बात भी सच है और एक संगठन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और पुतिन साहब के अगर वर्डों को कोट करें तो उन्होंने कहा कि अच्छे पड़ोसियों का अच्छा समूह है ये दुनिया इस समय जिस बदलाव के दौर से गुजर रही है, जैसे G7 है, G20 है, मेरे हिसाब से आने वाले समय में ब्रिक जो है जी, आज जिसे ब्रिक्स कह रहे हैं, वो ब्रिक्स सम्मेलन जो ग्रुप है आने वाले समय में बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। और अभी मैं आपको एक एनालिसिस दिखाऊंगा अभी, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि हाँ बात सही है। G7 देशों के मुकाबले ब्रिक्स का जो दायरा है, ब्रिक्स का जो कुनबा है, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, मिलिट्री पावर को लेकर हो, वो उसका ग्रोथ रेट बहुत शानदार है G7 देशों के मुकाबले। वो क्यों है उस बात पर मैं बात करूंगा। 2010, 23, अब 2024 में कजान में इसका सम्मेलन बुलाया गया है। 2006 में सबसे पहले 4 देशों के विदेश मंत्री मिले। 2009 में इसका नाम पड़ गया और इसका नाम देने वाले थे ये अर्थशास्त्री जिनका नाम है जिम ओ'नील। इन्होंने इस ब्रिक नाम दिया था, बाद में ब्रिक्स जो है इसका नाम पड़ा जब साउथ अफ्रीका जोड़ लिया गया। एक बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि एक ऊपर तो आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिका है, इनको छोड़ दीजिए तो लगभग हर एक कॉन्टिनेंट से एक देश इसमें शामिल किया गया है। पैरामीटर क्या है कि द ग्रोइंग इकोनॉमी और
एक अच्छी विदेश नीति, एक अच्छा देश जिस पर कोई भी लाछन नहीं है। मेरी 3 बातों को याद रखिए। आने वाले समय में जब मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा तब मैं इन 3 शब्दों के आपसे पूछूंगा, चर्चा भी करूंगा। क्या है कहानी, देखिए। दुनिया की 28% जमीन जो है इन ब्रिक्स देशों के पास मौजूद है, ठीक है। 2024 में शामिल हुए थे कुछ देश जैसे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान। यहां पर याद रखिए अर्जेंटीना को भी प्रपोजल भेजा गया था। असल में ना चाहते हुए भी 2023 तक की स्थिति यह है कि जो ब्रिक्स है उसमें भी कुछ गुटबंदी थी। गुटबंदी कैसे है? सबसे बड़ी गुटबंदी थी भारत और चाइना के बीच में। हर देश अपने अपने पक्षकार देशों को इस ग्रुप में शामिल करना चाह रहा था ताकि उसका दबदबा उस ग्रुप में बना रहे। तो अर्जेंटीना जो है वो शामिल होना चाहता था, लेकिन बात ये जो कंक्लूजन निकल कर ये आया कि उसने इसलिए मना कर दिया। भारत की जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबर छपी कि ये चीन का पक्षकार था, लेकिन इसका शामिल ना होना, चीन हमेशा से ही, देखो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान को तो बिल्कुल स्पष्ट है बात, आप जानते हो कि चीन के इन्फ्लुएंस में। तो चीन लगातार कोशिश कर रहा था कि उसके साथी देशों को ब्रिक्स में शामिल किया जाए, जिससे उसके लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशन इस ब्रिक्स में हो जाए, जैसा कि G7 देशों में भी होता है। ना चाहते हुए भी अमेरिका वहां पर प्रभावकारी है। ऐसा ही ब्रिक्स में डोमिनेट करने के लिए चाइना की लगातार यह कोशिश थी कि अपने साथ वाले देशों को आगे बढ़ाया जाए या इसमें शामिल किया जाए। हालांकि अर्जेंटीना से मना कर दिया था। तो ये रही 28% जमीन जो है पूरी दुनिया की, वो ब्रिक्स देशों के पास मौजूद है। जीडीपी में 27% की हिस्सेदारी है पूरी दुनिया की इन ब्रिक्स देशों की, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो भारत, चीन, ठीक है, चीन की सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है 19%, भारत की 3.6% के आसपास है, ब्राजील की है, साउथ अफ्रीका की है, रूस की भी है। आप जब इस चीज को समझ रहे होंगे तो इस चीज को समझते हुए आपको एक चीज जो बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि सर चीन जो है, चीन के मुकाबले रशिया जो है हमें पीछे दिख रहा है, ठीक है, जबकि चीन हमें ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? जबकि चीन तो मोस्ट इन्फ्लुएंस वाला है, रशिया तो बहुत ज्यादा बड़ा देश है, बड़ा ताकतवर देश है। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी ये विकसित देश है ना, ग्रोथ रेट की एक लिमिट है। अब देखो, फॉर एन एग्जांपल मैं हूं, मेरे घर में सब चीज मौजूद हो जाए तो मैं क्या बढ़ा सकता हूं? क्या बढ़ाऊंगा बताइए? मेरे पास एक लग्जरी घर है, कार है, फ्रिज है, एसी है, सब कुछ है, तो मैं क्या बढ़ा सकता हूं? ज्यादा ज्यादा अपने गमले चेंज कर सकता हूं, पेड़ पौधे चेंज कर सकता हूं। तो वो ग्रोथ रेट जो है उनकी कम नहीं है, सैचुरेशन लेवल पे आ चुकी है। चाइना में अभी बहुत जगह है तो वो ग्रोथ रेट उसकी ज्यादा दिखती है, ठीक है। उसके मुकाबले जैसे रशिया हो गया, अमेरिका, इनकी ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज की। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ की बहुत कम संभावनाएं वहां पर हैं। तो जो बढ़ता है वो बड़ा कम दिखाई देता है कि अरे क्या वोल्वो खरीद ली क्या कार, क्या? अरे वो सबके पास मौजूद है। तो इतना ग्रोथ रेट उनका दिखाई नहीं देता है। तो इसको लेकर पजल नहीं होना। वो बात सही है कि रूस की 2% है, लेकिन रूस की 2% का मतलब है कि पहले से रूस बहुत डेवलप है। अमेरिका की 1 पॉइंट समथिंग है, इसका अर्थ है कि अमेरिका पहले से बहुत डेवलप है। तो इसमें पजल नहीं होना है। तो जीडीपी में इनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, ठीक है। ग्लोबल मिलिट्री पावर में जो है 5 जो टॉप पावर है मिलिट्री की, उसमें 3 ब्रिक्स देश हैं। जैसे रूस का स्थान आता है नंबर 2 पर, चाइना का आता है नंबर 3 पर, और भारत का आता है नंबर 4 पर। ब्राजील, साउथ अफ्रीका की भी कम नहीं है, ठीक है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका कम नहीं है। हालांकि जो देश नए शामिल हुए उनकी तो इतनी पावर नहीं है, लेकिन ईरान की भी ठीक ठाक पावर है। साउथ अफ्रीका से ज्यादा है। ईरान शामिल हुआ तो ईरान की भी 14वें नंबर पर मिलिट्री पावर आती है। तो पूरी दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री पावर्स में से 3 मिलिट्री पावर जो हैं वो ब्रिक्स देशों के पास है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक सशक्त बनाने वाला आंकड़ा है ब्रिक्स को, जो ये अहमियत प्रदान करता है कि ब्रिक्स को आप हल्का नहीं ले सकते। ब्रिक्स जो ग्रुप है, और चूंकि हल्का दुनिया ले नहीं रही है, इसीलिए काफी प्रतिक्रियाएं सामने आई, ठीक है। मीम्स बने वेस्ट कंट्रीज के खिलाफ। वेस्ट कंट्रीज में इसको अच्छा ग्रुप नहीं देखते क्योंकि इनके कंपटीशन में ये ग्रुप खड़ा हो रहा है। बाइडेन साहब के खिलाफ, पुतिन साहब के खिलाफ खूब मीम बनकर आए, क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय है। क्योंकि ब्रिक्स एक कोई हल्के में लेने वाला या मामूली समूह नहीं है। इसीलिए दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे देश ऐसे भी हैं जो G20 में भी हैं, लेकिन G20 को तरजीह नहीं है, ब्रिक्स में शामिल होना चाह रहे हैं, ठीक है। हालांकि G7 का तो कोई देश ने भी रुचि नहीं दिखाई है, क्योंकि G7 देश तो एक प्रकार से इकट्ठे खड़े हुए हैं। किसके खिलाफ? पुतिन के खिलाफ। तो उनका तो नहीं आना चाहिए, नहीं आएंगे वो कभी भी। अगर आना भी चाहेंगे तो भी अपने मन से कह नहीं सकते कि हमें ब्रिक्स में शामिल कर लो। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं, तुर्की, पाकिस्तान, पता नहीं कितने देश आवेदन कर रहे हैं कि हमें ब्रिक्स में शामिल करो। वो वजह है ब्रिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रकार का एक संगठन होना, मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए, जैसे ब्रिक्स देशों की मीटिंग शुरू हुई, कुछ तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई। गले मिलने के बाद एक बात यह भी निकल कर आई कि जब आमने सामने बैठे दोनों नेता, तो चूंकि इनकी भाषा जो रूस की भाषा में बात कर रहे थे,
ये हिंदी भाषा में बात कर रहे थे या इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये हंसे, इन्होंने कहा कि देखिए हमारे और आपके संबंध अब ऐसे हैं नहीं कि हमें भाषा की जरूरत पड़े। आप जो कुछ सोचते हैं, हमारा आपसे मन का जुड़ाव इतना बड़ा है कि हम उन बातों से समझ जाते हैं। ये बात दर्शाती है मोदी जी और पुतिन जी के बीच की केमिस्ट्री को। और मोदी और पुतिन की यही केमिस्ट्री है जो हमें लगता है कि आने वाले समय में मध्य एशिया के टेंशन को कुछ कम करेगी। कि सर मध्य एशिया से रूस का क्या संबंध है? देखिए मध्य एशिया के जो जो झगड़ा चल रहा है, जिसमें शामिल है इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन, इसमें ईरान की भी एंट्री हो गई है। और ईरान पर चीन का, ईरान पर रशिया का ठीक ठाक प्रभाव है। अगर ये चाहेंगे तो मध्य एशिया का टेंशन तो रुकेगी रुकेगी, और रुक सकता है यूक्रेन वॉर। और मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया की शांति के लिए इन दोनों वॉरों को रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें पुतिन साहब का उस स्टेटमेंट को जरूर याद रखिए जिन्होंने कहा कि मोदी जी मन से चाहते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर रुके। बाकी पूरी दुनिया के जो देश हैं वो चाहते तो हैं रुके, लेकिन उनके मन में कोई खोट है, कोई डिप्लोमेसी है, कोई कूटनीति है, कोई चाल है उनके दिमाग में, या पुतिन को डिफीट देने की कोशिश है। लेकिन इस केस में पुतिन साहब का स्टेटमेंट मायने रखता है कि मोदी जी दिल से चाहते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर रुके। ईरान के जो नए राष्ट्रपति चुने गए उनसे ही मुलाकात हुई। यह मुलाकात इसलिए मायने रखती है क्योंकि इजराइल वॉर में एक नई एंट्री हुई है। किसकी? ईरान की। और ईरान और इजराइल के केस में जब मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा था उससे 2 दिन पहले, मतलब एक ये रात और इससे पिछली रात, एक इजराइल ने हमला किया। पछतावे के दिन उसको नाम दिया उस मिशन को। और हालांकि बहुत शानदार तरीके से ईरान ने बड़ा संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास 2 बातें हैं, या तो हम इजराइल से बदला लें या हम उकसावे की कार्रवाई से बचें। इसी सोच की जरूरत है। इजराइल ने किया पछतावे का दिन, और पछतावे के दिन उसको कोड नेम दिया, हवाई हमले किए गए। तो ऐसी स्थिति में संभवतः मोदी जी ने इनसे कहा कि देखिए मध्य एशिया में चल रहे हम तनाव को लेकर हम बहुत चिंतित हैं, और जल्दी ही हम इसका कोई ठोस रास्ता निकालने की कोशिश भी हमें आपस में मिलकर करनी चाहिए। यूएई के शेख से मुलाकात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए मुलाकात है इन शेख से मुलाकात क्योंकि मेरे साथियों ये जो देश हैं, खाड़ी देश, ये नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं। युद्ध से इतर भी भारत को ऊर्जा की जरूरत है भविष्य में। और या ऊर्जा की जरूरत 2 तरीके से पैदा होगी, या तो हमारे यहाँ कहते हैं क्या, तो औने पौने दाम में खरीदो। औने पौने दाम में ना खरीदकर इस दोस्ती का दायरा बढ़ाते हुए ठीक ठाक पैसे में वहां से ऊर्जा ली जाए। क्योंकि सब देखो, बाप बड़ा ना भैया, ऑल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। इस सारी लड़ाई में भारत जो है एक डेवलप अपने आप को विकसित करने की तरफ तो चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम आपके लिए तो चिंतित हैं ही, लेकिन सब जब चिंतित हम अपने लिए हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों को जब पूरी नहीं होंगी तो हम किसी, देखिए कहते हैं ना कि अगर अपने पास कुछ नहीं है तो भाई तुम किसी की क्या सेवा करोगे। तो ऐसी स्थिति में ये मुलाकात के अपने मायने हैं। उसके बाद मोदी जी बीच में है। जब ये शुरू हुई, ये सम्मेलन शुरू हुआ, तो पुतिन साहब इस तरफ खड़े होते, दोनों तरफ मोदी जी और शी जिनपिंग थे। लेकिन ये बीच में दोनों के हाथ पकड़कर ये जो डिप्लोमेसी है ये बहुत कुछ कहती है। ये इस बात को साबित करती है कि मोदी जी इज नाउ ए ग्लोबल लीडर। ठीक है, नाउ आई एम नॉट एज ए स्पोक्समैन, लेकिन मैं जो दुनिया में चल रहा है उसी के हवाला आपको दे रहा हूं। शी जिनपिंग भी इसी उम्मीद से देखते हैं और पुतिन साहब भी इनको इसी उम्मीद से देखते हैं कि ठीक है, क्योंकि चाइना को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि भारत को छोड़कर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और मेरे प्यारे साथियों बढ़ा जा भी नहीं सकता है, इसका कोई अर्थ निकलकर नहीं आएगा। तो ये तस्वीरें कुछ अपने आप में मायने रखती हैं, इन तस्वीरों के अपने आप में कुछ मायने हैं। जो निकल कर आई हैं बातें वो मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा आप भी विश्लेषण कीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइटेड तस्वीर जो रही वो ये रही। पूरी मीडिया ने, पूरे विश्व की मीडिया ने इसको कवर किया कि शायद पुतिन जी कामयाब हो गए हैं इन दोनों देशों को एक साथ लाने में। मेरे प्यारे साथियों, मैंने इससे पहले एक सेशन आपको बताया था कि एलएसी पर जो विवाद था उसको सुलझाने की कोशिश हो रही है, और यह माहौल तैयार किया गया कि दोनों नेता एक हेल्थी एटमॉस्फेयर में आपस से मिलें। इस मिले हुए हाथ के अपने बहुत ज्यादा मायने हैं। जैसे ये हाथ मिला, ये बात दुनिया को समझ में आ गई कि जिन 2 देशों को हम आपस में कंपटीटर बनाकर लड़ाने की कोशिश कर रहे थे वो अब एक हो गए हैं। शायद पता चल गया है कि कोई तीसरा है जो फायदा उठा रहा है। इसको रियलाइज कहते हैं कि इसमें पुतिन साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका थी, क्योंकि पुतिन साहब चाहते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं, जो G7 के देश हैं, जिनकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है, इन देशों के खिलाफ एक तिगड़ी खड़ी की जाए जिसमें रूस, चीन और भारत शामिल हों। और आप इस बात को जानते हैं, ये 3 देश एक ऐसे देश हैं, अगर ये आपस में भी व्यापार कर ले रहे हैं ना, तो मेरे प्यारे साथियों G7 देशों की थोड़ी सी जो प्रभाव है उसको कम करने में पुतिन साहब को मदद मिलेगी। और पुतिन साहब ये चाहते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ तो पुतिन को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया गया, लेकिन पुतिन ने एक तो ब्रिक्स का सम्मेलन बुलाया,
इन दोनों की मुलाकात करवाई। मुलाकात के बाद साबित कर दी कि देखिए आज भी मुझ में वो ताकत है कि पूरी दुनिया में मेरी बातों को सुना जाता है। पूरी दुनिया आज भी रूस को तरजीह देती है। अगर कनाडा कह रहा हूं, अमेरिका या G7 देश अगर ये चाहते सोचते हैं कि पुतिन अलग थलग पड़ चुके, तो नहीं, पुतिन आज भी पुतिन ही हैं। उनका आज भी पूरी दुनिया में दबदबा है। देखो मैंने सम्मेलन बुला लिया और किस तरीके से मैंने पूरी दुनिया के उन दो नेताओं को तो खासकर मिलवा दिया जिनके बारे में दुनिया, जिनके आपसी प्रतिद्वंद्विता का फायदा लगभग पूरी दुनिया उठा रही थी। क्या हुआ? सबसे हाईलाइटेड मीटिंग ये रही। इसको भारत की मीडिया ने, पूरी विश्व की मीडिया ने अच्छे तरीके से कवर किया। क्या निकलकर बात आई? जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग में कुछ बातें, की पॉइंट्स निकल कर आए। पहला विवाद था कि विवाद ठीक से सुलझाए जाए। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर दिया। ठीक है, आपसी भरोसे पर पीएम मोदी का जोर। उन्होंने कहा कि देखिए म्यूचुअल कोऑपरेशन ही सबसे बेहतर चीज है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा पर सुरक्षा, शांति और आपसी भरोसा और सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। युद्ध से बेहतर यही समाधान है। युद्ध समाधान होता भी नहीं है। भारत चीन मिलकर काम करें, सीमा पर शांति कायम हो और भारत चीन एक दूसरे के क्या बने? सहयोगी बने। साथ में उन्होंने कहा कि हम एक स्पेशल ग्रुप भी बना रहे हैं। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने एक विशेष प्रतिनिधि की जल्दी बैठक करेंगे। इसमें भारत का अजीत डोभाल साहब और चीन के विदेश मंत्री वांग ही शामिल हैं कि इनकी मुलाकात हो। देखिए हम तो यहां जो बात कर रहे हैं, इनको तो खैर सब, क्योंकि डिप्लोमेट्स हैं तो इनको अच्छे से जानकारी है कि क्या मामला है। ये आपस में बैठकर सुलझाए और आप भी कहिएगा अपने डेलीगेट को और हम भी कहें अपने डेलीगेट को कि भाई शांतिपूर्वक बात कीजिए, सुलझा लीजिए। जब परिवार का मुखिया ये कहता है बच्चों से कि भाई दोनों बच्चों को तुम आपस में लड़ना नहीं है, दोनों ही परिवार के मुखिया इस बात को, तो बच्चों को लगता है कि जब हमारे परिवार के मुखिया ही नहीं लड़ना चाहते तो आइए क्यों ना बैठ के इस मसले को शांति से सुलझा लिया जाए। जिस समय तक मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक इंफॉर्मेशन ये है कि गलवान वैली में जो एग्रीमेंट हुआ था बाउंड्री को लेकर, उसका नई कहानी निकल कर कि सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। इस बात के रिगार्डिंग मैंने सेशन किया भी है, जाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगी कि गलवान वैली पर क्या हमारा हाल फिलहाल में चीन के साथ समझौता हुआ है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद क्या हुआ? देखिए वर्ष 2006 से मैंने आपको बताया कि 2024 में यूएई, मिस्र, इथोपिया, ईरान ने सदस्यता ली। सऊदी अरब जो है सो विचार कर रहा है। साथ में जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए एक तो होते हैं परमानेंट मेंबर हमारे, लेकिन हम कुछ पार्टनर देशों को शामिल कर रहे हैं। मलेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलाविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, इनको पार्टनर देशों के रूप में मेरे प्यारे साथियों शामिल किया गया, जो अब 2024 के बाद 2024 में जो सम्मेलन हुआ है। अब बारी थी कि सारी मीटिंगें हुई, 13 देशों को शामिल किया गया है। पहले भी शामिल किया गया था, ईरान, इथोपिया, मिस्र थे, अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। पहले वो शामिल हुए, अब 13 देश ये पार्टनर बने हैं, वो परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं। बात थी कि कजान में जो हुआ, अब उस पर क्या रिजल्ट निकल कर आया, क्या सारे नेताओं ने मिलकर बात करी, उस एक एक पॉइंट को आज विश्लेषण के साथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कजान घोषणा क्या थी? टैगलाइन, द स्ट्रेंथिंग द मल्टीलैटरलिज्म फॉर द जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को क्या करना? मजबूत करना। क्या क्या इसमें की फीचर्स निकल कर आए? देखिए कजान घोषणा पत्र में कहा गया कि सदस्य देश अपनी अपनी मुद्राओं में आपसी कारोबार करने को प्राथमिकता देंगे, इसके जरिए आपसी कारोबार बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक खबर बड़ी चर्चा में चली कि क्या ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा जारी कर सकते हैं? डॉलर के बढ़ते हुए प्रभाव को, क्योंकि डॉलर का प्रभाव बढ़ेगा तो अमेरिका का प्रभाव रहेगा, और मैंने बताया कि हर बार कंसर्न में G7 देश या उस तरह पश्चिम देश जो डॉलर को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, उनको जो डॉलर को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, उसको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपसी मुद्रा में क्या करें, कारोबार किया जाए। और इस बात के रिगार्डिंग जो वित्त मंत्री हैं, जो इन देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं, उनके गवर्नर हैं, उनको कहा गया कि देखो ये हमारा मेन कंसर्न है कि हम सारे देश आपस में लोकल करेंसी में व्यापार करें। ये कैसे होगा, क्या इसके प्लस पॉइंट होंगे, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट, इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट बनाओ और इस रिपोर्ट को अगली साल जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें पेश कीजिए। साथ में कहा कि ब्रिक्स देशों के वित्तीय ढांचे को जोड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के सेटलमेंट के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था और पुनर्बीमा कंपनी की स्थापना करने के लिए अध्ययन करने का फैसला किया गया। ये सब वही है कि आपस में इकोनॉमिकल जो रिलेशन हैं उनको कैसे डेवलप किया है। बात यूक्रेन विवाद की भी आई। यूक्रेन विवाद को लेकर तो बहुत कुछ कहा नहीं गया, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर कहा गया कि साहब देखिए, हम अलग फिलिस्तीन राष्ट्र को
पूरा समर्थन देने की बात की है कि फिलिस्तीन एक अलग देश होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी डिप्लोमेसी शामिल है क्योंकि भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है, लेकिन जब सब जिस तरफ जा रहे हैं तो समर्थन ये कहता है कि हम सब भी उस साथ हम सबके साथ ही आगे बढ़े। अलग फिलिस्तीन राष्ट्र को पूरा समर्थन देने की बात कही है। साथ ही गाजा पट्टी व वेस्ट बैंक में जो मानवीय त्रासदी है उस पर चिंता जताई गई है। इसका अर्थ यह है कि इजराइल के हमलों की निंदा की गई है। साफ है कि कजान घोषणा पत्र के जरिए राजनीतिक संदेश देने में रूस की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मतलब कि हम इजराइल के विरोधी हैं, फिलिस्तीन के समर्थक हैं तो ईरान के भी समर्थक हैं, इजराइल के विरोधी हैं तो हम अमेरिका के विरोधी हैं, ये साफ उसमें कहा गया है। ठीक है, ये एक मैसेज देने की इसमें कोशिश की गई। और क्या बात निकल कर आई, ब्रिक्स देशों की तरफ से मौजूद न्यू डेवलपमेंट बैंक को एक नए विकास के तौर पर विकसित किया जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो इन देशों को कर्ज देता है डेवलपमेंट करने के लिए, इसमें सभी देशों की फंडिंग है। अगर आप पूरी दुनिया में दो संस्थाएं देखेंगे तो आईएमएफ है, एक है वर्ल्ड बैंक, दोनों में ही अमेरिका का वर्चस्व है। ऐसा ही ब्रिक्स देशों ने अपनी एक संस्था बनाई, एक बैंक बनाया जिसमें इन सभी देशों को थोड़ा थोड़ा पैसा लगा हुआ है। एक प्रकार से जैसे कमेटी वगैरह चलती है, सभी लोगों एक बैंक बनाया। इस बैंक के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा सभी देशों का हुआ है उसके माध्यम से जिस देश को जो जरूरत है वो वहां से पैसा ले ले। मेरे प्यारे साथियों, इसी बात को लेकर एक नई बात और भी निकल कर आई कि जो पाकिस्तान है वो ब्रिक्स देशों में शामिल होना क्यों चाहता है। देखिए, जब वो ब्रिक्स देशों का पार्टनर देश बन जाएगा या ब्रिक्स देशों के साथ जुड़ जाएगा तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेने की उसकी क्या बन जाएगी, हैसियत बन जाएगी। और समस्या ये है कि ये बात सही है कि दोस्त बनाने के बाद पैसा मांगता है। ये कौन? पाकिस्तान। ये बात भी उसके नेगेटिव की एनडीबी से कुछ नहीं है, इसको ब्रिक्स देशों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको इंटरेस्ट है केवल न्यू डेवलपमेंट बैंक जुड़ेगा और एनडीबी के माध्यम से हमसे पैसा मांगेगा। ये बात भी पाकिस्तान के खिलाफ गई है। आगे देखिए, ब्रिक्स देशों के बीच आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ाया जाए और कहा गया है कि किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना ही हम उसको बल देंगे। यहां याद रखने वाली बात यह है कि टेररिज्म के रिगार्डिंग भारत के जो सलाह थी उनको बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई कि भारत जो आतंकवाद के खिलाफ जो बात कर रहा है, भारत की बात में दम है, हम सबको उसी एजेंडे पे काम करना चाहिए। साथ में कहा गया कि सदस्य देशों के जो वित्त मंत्री हैं और जो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हैं वो इस बारे में रिपोर्ट दें कि साहब कैसे लोकल करेंसी में व्यापार हो सकता है। मेरे हिसाब से दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो रशिया का दुनिया को मैसेज देना, और जो लोकल करेंसी में बातचीत करने की बात कही गई है, जो बात यह कही जा रही है कि डॉलर को चैलेंज करना है, यह शायद इस पूरी मीटिंग का एजेंडा था। डॉलर कमजोर होते ही आप यह समझ लीजिए कि अमेरिका का प्रभाव धीरे धीरे वास्तव में कम होने भी लगेगा। पश्चिमी एशिया के मौजूद संघर्ष जुड़े सभी पक्षों से आग्रह किया गया कि वो इसे भड़काएं ना और एक दूसरे के विरुद्ध उकसावे की कार्रवाई से बचे। मैंने ईरान वाले केस में आपको बताया था, हमला हुआ तो संभवतः उन्होंने कहा कि हम उकसावे की कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल ने गलत किया है, हम इसका सही तरीके से जवाब देंगे। शायद इस बात का मान रखा गया, ठीक है, ताकि जो बात हमारी हुई है कम से कम आप बात रखें। तो सम्मेलन को मुश्किल से 5-7 दिन ही हुए हैं, तो थोड़ी सी बात रखें। ईरान और इजराइल के केस में मेरे हिसाब से ये वाला फैक्टर जो था ये एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई भी दिया हमें कि उन्होंने कोई वापसी में हमला नहीं किया है इजराइल पर। एक दूसरे के विरुद्ध उकसावे कार्रवाई से बचें और संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता मिले। वही बात इजराइल की निंदा की गई। इजराइल की निंदा का अर्थ है आप अमेरिका की निंदा कर रहे हो, नाटो की निंदा कर रहे हो, वही सब इस बात के अर्थ निकल कर आते हैं मेरे प्यारे साथियों। साथ में कहा गया कि जो लेबनान पर इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की गई, कहा कि लेबनान जो है उसकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। पश्चिमी प्रतिबंधों को अवैध और एक तरफा बताया गया कि इन्होंने एक तरफा जो है यूक्रेन का साथ दिया, और जो वेस्टर्न कंट्रीज कई बार और देशों पर सैंक्शन लगाती हैं, कई बार ये एक तरफे होती हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर फर्क पड़ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर फर्क पड़ता है और आप सैंक्शन लगा लेते हो तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी? फिर तो मतलब नहीं निकला, फिर तो आप ही के साथ चलनी चाहिए। अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं तो एक स्वस्थ वातावरण तैयार हो। ऐसी स्थिति में यह बात निकल कर आ जाए कि भैया बात यह है कि सब आपस में जुड़े, लेकिन बात किसकी मानी जाए? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिस पर अमेरिका का प्रभाव है, और उसी हिसाब से ये सेंसन, अमेरिका सेंसन लगाए, कनाडा सेंसन लगाए, यूके सेंसन लगाए, तो फिर तो आप ये चाहते हो कि जुड़े भी और व्यापार चले भी हमारे हिसाब से। ये एक तरफे हैं, इसका कोई मतलब निकलकर नहीं आता है। वैश्विक महामारी कोरोना के कंसर्न में आपने सभी ने देखा होगा, ब्रिक्स देशों ने कहा कि हमें मिलकर एक वैक्सीन सेंटर बनाना चाहिए। इसके बड़ी हाईलाइटेड मोदी हाईलाइटेड द ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स रोल इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। बहुत अच्छी बात है। विकासशील देशों के लिए आगामी जलवायु सम्मेलन में अधिक धन की अपेक्षा की गई। इस पॉइंट को समझिए आप।
विकसित देश ये कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन रुकना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं रुकना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी, दुनिया जो नेचुरल डिजास्टर है उनसे बचेगी। लेकिन विकसित देशों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ रेट बहुत कम है, और जब ग्रोथ रेट बहुत कम है तो वो इतने डेवलप हो चुके हैं कि उन्हें आगे डेवलपमेंट होने की जरूरत है नहीं शायद। लेकिन हमारे जैसे देश को भी डेवलपमेंट होने की जरूरत है। ऐसे में इंडस्ट्री चलेंगी तो भैया धुआं भी निकलेगा। तो हम ये कहते हैं, हमसे अर्थ हुआ विकासशील देश, कि भैया विकसित देशों एक बात समझो, आप एक काम करो ना, अगर आपको लगता है कि दुनिया में मौसम गड़बड़ा रहा है, हम भी मानते हैं इस बात को, चलो गड़बड़ा गया मौसम, तो ऐसी स्थिति में आप ये करो कि हम आगे बढ़ें तो हमें पैसा दे दो। हम अपनी इंडस्ट्रीज बंद करेंगे तो उतना जो हम उससे इनकम कमाते उस हिसाब से हमें पैसा देना चाहिए। एक बात के लिए एक बार तो ये सब लोग एग्री भी हो गए, लेकिन कौन देश कितना पैसा देगा इस बात को लेकर सब पीछे हट जाते हैं। मतलब ये है कि हम अगर आज उद्योग धंधों को थोड़ा कंट्रोल करें, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करें, तो ऑब्वियस बात ये निकल कर आती है कि विकसित देश तो विकसित है ही, तो विकासशील तो कभी विकसित हो ही नहीं पाएंगे, तो ये खाई तो हमेशा रह जाएगी। हमने कहा कि अगर आप ये चाहते हो कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को रोकें, तो ऑब्वियस बात है सरकार आप हमें कुछ पैसा दो, तभी तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी। नहीं समझे साहब? तो इस बात की भी की गई कि हम आने वाले समय इस बात को कहेंगे कि भैया फिर हमें पैसा दो, नहीं तो हमें फिर ग्रीन हाउस गैसेस का देखो थोड़ा बहुत उत्सर्जन तो होगा, क्योंकि हमें भी आपके बराबर आना है। तो इस बात के रिगार्डिंग भी बड़ा फोकस किया गया। अब अगली बात, ये सब तो ब्रिक्स देशों की मीटिंग में वहां पर होता है। तो ब्रिक्स वर्सेस G7 क्या है, एक कंपैरेटिव स्टडी आप देखिए। G7 एक सबसे दुनिया के टॉप डेवलप्ड जो इकोनॉमीज हैं उनका एक ग्रुप है, और बड़ी शानदार मतलब बताते हैं कि 60% के आसपास इकोनॉमी को वो डील करते हैं। ठीक है, देखिए साहब 1995 की बात है, अगर ब्रिक्स देशों का एक आंकड़ा देखा जाए तो ब्रिक्स देशों का ये आंकड़ा कुल था 16.9% पर पूरी दुनिया की, और ये थे 44% पर। उसके बाद आप आगे देखिए, उसके बाद ये लगातार बढ़ते फिर 26% हुआ, ये 34% रह गया। ठीक है, आज की तारीख में 2023 में जब आंकड़ा निकल कर आया तो 32.1% है, और ये 29% पर रह गए हैं। यानी कि ब्रिक्स देशों के पास जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो किससे बेहतर है, वो किससे बेहतर है, G7 देशों से। तो ये बात आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हो कि किस तरीके से ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ी, जबकि जो G7 अर्थव्यवस्थाएं हैं परचेजिंग पावर पैरिटी जिसे के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर इनकी इकोनॉमीज डाउन गई, और हमारी जो ब्रिक्स कंट्रीज की जो इकोनॉमीज हैं वो आगे गई हैं। और ये जो ग्राफ है ये दर्शाता है, मेरी पहली बात मैंने कहा कि याद रखना ब्रिक्स हल्के में लेने वाला समूह नहीं है, ये G7 को चैलेंज नहीं कर रहा है, G7 के लगभग बराबर है। मीडिया में इस बात की खबरें भी तैरने लगी कि G7 देशों के बराबर है ब्रिक्स, तो इसीलिए ब्रिक्स को लेकर पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि हमें ब्रिक्स में शामिल किया जाए। तुर्की G20 छोड़ने को तैयार है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, ऑफर भी किया था, क्यों नहीं आया अभी बताएंगे। ठीक है, तो ये रही एक कंपैरेटिवली स्टडी जो मैंने आपको पूरी बताई कि वहां क्या हुआ, मीटिंग हुई, मीटिंग कहां हुई, कैसे हुई, क्या घोषणा पत्र हुआ, किस किस देशों से मोदी जी ने क्या क्या बातें की। अब बात ये निकल कर आती है एक नया मुद्दा कि क्या पाकिस्तान ने भी आवेदन किया था कि हमें कम से कम पार्टनर देश तो बनाइए आप। पार्टनर देश बनाने के पीछे क्या वजह रही, देखो यहां पर आपको भारत की वैल्यू समझ में आएगी, यहां पर आपको समझ में आएगी कि भारत कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अपने देश पर फक्र करने का एक भी क्षण हमें जाया नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने देश पर फक्र है, और हमें फक्र है अपने देश के उन डिप्लोमेट्स पर, और हमें फक्र है अपने देश के वर्तमान के और अतीत के उन नेताओं पर जिन्होंने भारत को इस लायक बनाया कि आज हम जो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया सुन रही है। क्या हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि भैया मुझे पार्टनर देश बनाओ। देखिए पहली बात तो समझो, ब्रिक्स कौन सा ग्रुप है, द ग्रोइंग इकोनॉमी, जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ठीक ठाक है। फाइनेंस ही नहीं है पाकिस्तान में, तो मामला खराब है, क्राइसिस से गुजर रहा है, सब कर्जे के तले दबा हुआ है, सारी अर्थव्यवस्था कर्ज पे टिकी हुई है। तो पहली बात तो जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्रिक्स में किसी देश को शामिल करने का, उसमें भी पाकिस्तान फिट नहीं बैठता है। फिर भारत और पाकिस्तान का एक ग्रुप है सार्क। सार्क जो ग्रुप है भारत पाकिस्तान के आपस में बनती नहीं है ना, साउथ ईस्ट कंट्रीज का जो ग्रुप है, साउथ ईस्ट एशिया का। तो ऐसे में ग्रुप में जो बनती नहीं है भारत पाकिस्तान की, तो ये ग्रुप भी इस समय इतना प्रभावकारी नहीं रह गया है। तो कहा कि यार ऐसा ना हो कि भारत पाकिस्तान शामिल हो जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ इनकी बनती नहीं है, तो कहीं ब्रिक्स पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसलिए भी इसमें मना कर दिया गया कि भैया हम पाकिस्तान को अभी शामिल नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात है कि पाकिस्तान की विदेश नीति कंक्रीट नहीं है। कंक्रीट तो तब होती है जब कोई विदेश नीति होती है, इनकी कोई
विदेश नीति ही नहीं है। जहां देखे तय परात, वहां गुजारी सारी रात। इनको जहां पैसा दिखता है उस तरफ चल देते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान कर्ज जीवी है, यानी कर्ज के सहारे जीने वाला देश है पूरी तरीके से। मैंने बताया था कि इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये ब्रिक्स में क्या इस देश का इंटरेस्ट है? इस देश का इंटरेस्ट है कि जो एनडीबी से कर्ज मांगो। क्या मांगो? एनडीबी से कर्ज मांगो। सब चीजें प्रॉपर तरीके से चलने वाली होती हैं तो एनडीबी को कर्ज देना भी पड़ेगा जरूरत। तो उनका कि ठीक है भाई, अभी ऐसा माहौल नहीं है पाकिस्तान के पास कि वो हमारे शामिल हो सके, थोड़ी सी दिक्कत होगी, अभी थोड़ा साइड कर देते हैं। तो पाकिस्तान की कोई अर्जी मंजूर नहीं की गई, पार्टनर देश भी उसको नहीं बनाया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कि इस क्राइसिस से उभर का आइए, उसके बाद तुमसे बात करेंगे। आगे देखिए, एक बड़ी खबर निकल कर आई कि तुर्की भी शामिल होना चाहता था, लेकिन तुर्की को भी शामिल नहीं किया गया। वहीं पर एक शब्द हाईलाइटेड हुआ कि तुर्की को भी शामिल नहीं किया गया। इसका अर्थ यह कि कहीं इंडिया तो वजह नहीं है। देखिए, हम ये नहीं कहते इंडिया वजह है नहीं, लेकिन आप कुछ कारणों पर गौर कीजिए। तुर्की पाकिस्तान का समर्थक है और पाकिस्तान भारत का विरोधी है। हालांकि अब उनके सुर थोड़े से बदल रहे हैं, लेकिन कहने से नहीं होता है, लिखतम के आगे बख्तम फेल है। जब तक कुछ चीज रिटर्न नहीं हो जाती, हमें इंटेंशन दिख नहीं जाती, तब तक हम इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन तुर्की का एक तो पाकिस्तान के समर्थन में होना, और खासकर तुर्की कई बार भारत विरोधी बयान देता रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो, चाहे आर्टिकल 370 का मसला हो। बावजूद इसके कि हमने ऑपरेशन दोस्त चलाकर इनके यहाँ पर जो भयंकर भूकंप आया था, हमने खूब मदद इनको दी थी, लेकिन तुर्की का जो रवैया है वो कई बार भारत के खिलाफ चला जाता है। तो भारत के खिलाफ जाने का अर्थ है भारत की नाराजगी। और ब्रिक्स देशों में सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन तिगड़ी है। कौन सी? रशिया, चाइना और इंडिया। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश नहीं चाहेगा, उन ब्रिक्स देशों का जो समूह है, कि भाई भारत के खिलाफ हम संबंध जो है हम पहले उसे मेंटेन करेंगे, जो है नहीं, जो इतना बड़ा है कि वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ऐसे में भारत के साथ संबंध खराब ना हो, इसलिए तुर्की को भी कोई एंट्री नहीं दी गई। मैंने बताया था कि तुर्की की इच्छा तो यह है कि G20 तक को छोड़ दो, पर ब्रिक्स में शामिल हो जाऊं मेरे प्यारे साथियों। आई होप आपको पूरा विश्लेषण समझ में आया होगा। मुझे समय लगा 1-2 दिन, मुझे लगा कि चलिए एक ही वीडियो के माध्यम से सारी कहानी बता दी जाए, क्योंकि एक तो सम्मेलन हो रहा था, फिर उसके रिएक्शंस निकल कर आ रही थी, मगर मैंने सोचा कि एक ही बार में पूरी कहानी को मैं क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूं ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना है कि आप भारत की विदेश नीति को, पूरी दुनिया में बढ़ते हुए कद को आप कहां आंकते हैं, और आपको यह भी बताना है कि जो हमारा कद बढ़ रहा है वैश्विक समुदाय में, क्या हम उसकी कोई कीमत भी अदा कर रहे हैं? क्या कीमत अदा का अर्थ है कि शायद इतना कद बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस भारत कर ही रहा होगा। भारत क्या त्याग कर रहा है, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और भारत के इस बढ़ते हुए कद को आप पूरी दुनिया में कहां आंकते हैं? मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।